बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की मसीहा बेहिस जंग डीएचक्यू अस्पताल में मरीज इलाज के लिए दरबदर। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा। एमएस की मुदाखलत पर मरीज तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मसीहा बेहिस निकले। जंग डीएचक्यू में मरीज इलाज के लिए दरबदर। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा। एमएस की मुदाखलत पर मरीज तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा, जिस पर एमएस ने मुदाखलत की और उस पर मरीज को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मसीहा बेहिस हो गए। जंग में डीएचक्यू में मरीज इलाज के लिए दरबदर फिरने लगे। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा। एमएस की मुदाखलत पर मरीज को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया है। आपको इस हवाले से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जंग से जहां डीएचक्यू अस्पताल के मसीहा ही बेहिस हो गए। डीएचक्यू में मरीज इलाज के लिए दरबदर फिरने लगे। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा, जिस पर एमएस की मुदाखलत पर मरीज को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मसीहा बेहिस जंग डीएचक्यू में मरीज इलाज के लिए दरबदर। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा। एमएस की मुदाखलत पर मरीज तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें। जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मसीहा बेहिस जंग डीएचक्यू में मरीज इलाज के लिए दरबदर। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा। एमएस की मुदाखलत पर मरीज तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें। इस हवाले से डीएचक्यू अस्पताल के मसीहा बेहिस जंग डीएचक्यू में मरीज इलाज के लिए दरबदर। लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा। एमएस की मुदाखलत पर मरीज तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा कि मसीहा ही जो है वो बेहिस निकले हैं। जी बिल्कुल, जंग में जो है डीएचक्यू अस्पताल का जो शोबा हादसात है, वहाँ पर आने वाले मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की जानिब से, अमले की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। जिस तरह देखा गया है कि एक शख्स जो बिंडी इस्लाम का रहायशी है, आफ्ताब इसका नाम है, एक झगड़े में जख्मी हुआ। अपने वालिदैन समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिसमें आफ्ताब के सर पर गहरी चोट आई और डॉक्टर ने यह कहकर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया कि इसके सर पर जो जख्म है वो खुद साख्ता है, ये चोट के नतीजे में जख्मी नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में उसका सीटी स्कैन करवाया गया तो उसमें वाज़ेह आ गया कि इसके सर पर गहरा जख्म है, जिसकी वजह से खून रस कर उसके सर के अंदर जा रहा है। जिस पर जो एमएस इल्ताब भुवाना है, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल में खुद मुदाखलत की और उन्होंने अपनी मुदाखलत के बाद इस मरीज को नाजुक हालत के पेश नज़र अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया। और उसके लवाहिकीन का ये कहना है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक है। झगड़े के दौरान शदीद जख्मी हुआ, उसके बावजूद ये शख्स जो है वो 8 से 10 घंटे तक डॉक्टरों और अमले का इंतजार करता रहा, तड़पता रहा कि उसका इलाज मुआवजा होगा। लेकिन एमएस की मुदाखलत के बाद ही डॉक्टरों को रहम आया और उन्होंने उसका इलाज मुआवजा शुरू किया। ये सूरत हाल एक दिन की नहीं बल्कि आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं और जो मुतलका महकमा सेहत के अफसरान हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे जो शहरी हैं, मरीज हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तहम आफ्ताब के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उनका बच्चा 10 घंटे तक शोबा हादसात में तड़पता रहा। डॉक्टरों ने बेहिसी का मुजाहरा किया, उसको जो है कोई इलाज मुआवजा नहीं किया। इस किस्म की सूरत हाल का नोटिस लिया जाए ताकि मजीद जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको इस किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। इस हवाले से लवाहिकीन ने यह भी इल्जाम आयद किया कि उनका जो बेटा आफ्ताब है वो यहाँ पर जख्मी था और उसको अद्वियात भी बाहर से खरीद कर लाना पड़ने, जिस पर महकमा सेहत ने यकीन दहानी करवाई है कि डीएचक्यू अस्पताल का शोबा हादसात हो या मेडिकल एमरजेंसी, वहाँ पर मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, अस्पताल के इंतजाम को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन शहरियों का यह कहना है कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनके रवैये को बेहतर बनाना होगा, उनको इस बात का पाबंद बनाना होगा कि यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनका बेहतर इलाज मुआवजा किया जाए। तहम इस हवाले से एमएस डॉक्टर इल्ताब भुवाना का यह कहना है कि मुतलका डॉक्टर अब्दुल रहमान जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ जो महकमाना इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया गया है। जी मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि जंग के सबसे बड़े
सरकारी अस्पताल के मसीहा बेहिस निकले हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मुबशिर, तो वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं और साइकोलॉजिकली जो मरीज़ हैं उनको अस्पताल में एक राह फरहात जो है वो नज़र आती है कि वो उनको ये फील होता है कि हम अस्पताल पहुंचेंगे तो हमारा इलाज टाइम पर हो जाएगा, हम महफूज हाथों में आ गए हैं। लेकिन जब मसीहा ही इस तरह का बिहेवियर अपनाए रखेंगे तो फिर डेफिनेटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होगी। तो आपकी इस हवाले से उन डॉक्टर से बात हुई जो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, जिनकी वजह से मरीज को 10 घंटे इंतजार करना पड़ा? हेलो जी देखिए, इस हवाले से जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने डॉक्टर अब्दुल रहमान की खासी हमायत की। उनका मुबशिर को इंटरप्ट करो। एमएस ने हमें ज्वाइन किया, एमएस ने हमें ज्वाइन किया। आवाज नहीं आ रही। ठीक है मुबशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है MS अल्ताफ बवाना ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, जख्मी नौजवान 10 घंटे तड़पता रहा, इसका इलाज मुआलजा बर वक्त शुरू क्यों ना किया जा सका? नहीं, वो इस तरह है कि ये एक मेडिको लीगल केस था। ये लड़ाई हुई थी कहीं पेरीफेरी पे। 9 बंदे जो है वो जख्मी होके आए थे। उनमें से एक की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो उसको हमने मेडिको लीगल, चूंकि जो बंदे आते हैं मेडिको लीगल करवाने, उनका पेशेंट पे तवज्जो नहीं होती, वो अपना मेडिको लीगल लेना चाहते हैं। तो उनका मेडिको लीगल डॉक्टर साहब ने बनाया। उसके बाद हमने उसे एडमिट किया, फर्स्ट एड उसे दी, ट्रीटमेंट की, और उसके बाद उसको हमने अलाइड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। और जो डॉक्टर साहब थे उस वक्त ड्यूटी पे, उन डॉक्टर साहब के बारे में जो भी एप्लीकेशन के मुझे इतलात मिली है, उनकी मैंने कमेटी बना दी है। वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे। उसके बाद उनके खिलाफ जो भी महकमाना कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। सर ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप MS हैं, तो अस्पताल में जैसे आपने बताया कि जो डॉक्टर साहिब हैं उनके हवाले से कमेटी बना दी गई है, तो कोई इब्तदाई तफ्तीश सामने आई है इस हवाले से? नहीं, अभी तक चूंकि कमेटी रिकमेंडेशन देगी, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर को मैंने इंगेज किया है, तो इसलिए जब तक वो कोई रिपोर्ट ना दे तब तक उस पर कमेंट करना जो है वो मुश्किल होगा हमारे लिए। जी अल्ताफ बवाना साहब, ये भी बताइएगा, अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे भी बात हो रही थी मुबशिर हसन नकवी से, तो जो मरीज होते हैं साइकोलॉजिकली बहुत उनको उम्मीद होती है अस्पताल जाके कि हमें फौरन तिबी इमदाद दे दी जाएगी, हम अस्पताल में आके महफूज हाथों में आ चुके हैं। तो अगर इतना लंबा इंतजार होगा तो डेफिनेटली तो एक मरीज जो बीमार ऑलरेडी है या तकलीफ में है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस तो होगी ना? बीमार मरीजों के लिए इस तरह नहीं होता। ये जो मेडिको लीगल होते हैं, जो लड़ाई वाले पेशेंट होते हैं, वो चूंकि पीछे से अग्रेसिव आते हैं और उनको अकम्पनी कर रहे होते हैं सियासी लोग, वो इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करते हैं और वो मसाइल बनाते हैं। इमरजेंसी में मरीजों के अटेंड करने या उनको डिले करने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जी बहुत शुक्रिया MS अल्ताफ बवाना साहब, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। साथ ही साथ मुबशिर हसन नकवी, नुमाइंदा सिटी 41, हमें इस मामले की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भी आपको बताएं कि वाइस चांसलर ज़रे यूनिवर्सिटी की सीट एक बार फिर खाली। VC डॉक्टर आसिफ तनवीर रिटायर हो गए। सीनियर तरीन प्रोफेसर डॉक्टर जफर कुरैशी भी रिटायरमेंट के करीब। प्रो वाइस चांसलर के लिए डॉक्टर अंस सरवर मौजूद तरीन उम्मीदवार बन गए हैं। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी, ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर की सीट एक बार फिर खाली हो गई। आर्जी वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर जो हैं उनकी रिटायरमेंट हो चुकी, जिसके बाद ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किसी भी और प्रोफेसर को ताहाल कायम मकाम वाइस चांसलर का चार्ज नहीं दिया जा सका। जबकि मुस्तकिल वाइस चांसलर की अगर बात करें तो डॉक्टर इकरार को अदालती फैसले पर हटा दिया गया था मुस्तकिल सीट से, और ताहाल उनका फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका और मामला अदालत में है, जिसके बायस ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद अरसा दराज से मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम है। ऐसे में कायम मकाम वाइस चांसलर का जो चार्ज है वो प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर को सौंपा गया था, जो कि रवा माह ही रिटायर हो गए। लेकिन ताहाल किसी को वाइस चांसलर की जिम्मेदारी दी गई है और ना ही प्रो वाइस चांसलर के अभी तक ज़रा यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन जो है वो किया जा सका है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबरान और इंतजामिया उसमें यही टॉपिक आजकल ज़ेर बहस बना हुआ है कि कौन अगला वाइस चांसलर होगा, किसको प्रो वाइस चांसलर की तैनाती जो है
वो सौंपी जाएगी। इस हवाले से चूंकि सबसे सीनियर मोस्ट जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर जफर कुरैशी, उनकी रिटायरमेंट 31 मई को होने जा रही है और सिर्फ चंद रोज बाकी हैं, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि उनकी प्रो वाइस चांसलर तैनाती के इम्कानात जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ चंद रोज बाकी हैं, इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट बतौर प्रो वाइस चांसलर नहीं की जा सकती। इस हवाले से उसके बाद सबसे जो मौजूद उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वो डॉक्टर अनस सरवर हैं, जिनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौन सी सड़क कहां जाती है, किस अंडरपास से किधर मुड़ना है? फैसलाबाद कैनाल रोड अंडरपासेस और अहम यूटर्न्स पर ट्रैफिक साइन बोर्ड ही मौजूद ही नहीं, मुसाफिर तजब्जुब का शिकार हैं, आए रोज हादसात मामूल बनने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में साइन बोर्ड्स की किल्लत दिखाई देती है और जो लगे हुए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर नहीं पा रहे, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत से ऐसे कंफ्यूज चौक हैं जहां पर शहरी मुसाफिर राहगीर ये समझ नहीं पाते किस चौक से कहां मुड़ना है और किधर जाना है। ऐसी ही सूरत हाल फैसला हॉस्पिटल के सामने है, ऐसी ही सूरत हाल जाल, अंडरपास और जो फ्लाईओवर है उनकी नज़र आती है। इसके साथ साथ शहर के दीगर अहम चौकों चौराहों में भी साइन बोर्ड्स की कमी दिखाई देती है। हम इस वक्त मौजूद हैं कैनाल रोड के ऊपर, जहां पर मेरे एकम में लगा हुआ ये साइन बोर्ड इस वक्त सियासी बोर्ड में मुंतकिल हो चुका है। ये कोई बिल बोर्ड नहीं है और ना ही ये इश्तिहारी मकसद के लिए लगाया गया कोई बोर्ड है। इसके ऊपर साइंस जो ट्रैफिक साइन है, साइनेज है, वो मिट चुकी है, जिसके बायस ये शहरियों को, राहगीरों को, मुसाफिरों को गाइड करने में नाकाम दिखाई देता है, जिसके ऊपर जो फैसलाबाद के मुकामी जो सियासी नुमाइंदे हैं उनको इसका फ़ायदा उठाते हुए इसके ऊपर जो है ये सियासी फ्लेक्सेस लगा दी हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है कि ये इस बात का कवी सबूत हैं और ये दलील भी हैं और ये एक सबूत भी हैं कि फैसलाबाद के साइन बोर्ड जो हैं इस वक्त फैसलाबाद के ट्रैफिक को गाइड करने में नाकाम हो रहे हैं। साइन बोर्ड्स फैसलाबाद की ट्रैफिक को गाइड करने में नाकाम हो रहे हैं। रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस के बायस ऑक्सीजन की बढ़ती हुई तलब के बायस इकदाम, बैरून मुल्क से ऑक्सीजन टैंक और मुतलका तिबी आलात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस खत्म कर दिए गए। टैक्सेस में रिलीफ 6 महीनों के लिए दिया गया है। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहम कदम उठाया गया है और कोरोना वायरस के बायस जो ऑक्सीजन की बढ़ती हुई तलब है उसके लिए इक़दाम उठाया गया है और बैरून मुल्क से ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन से मुतल्लिक़ दीगर आलात हैं जिसमें ऑक्सीजन टैंक हैं या दीगर तिबी आलात हैं, उनकी बैरून मुल्क से दरामद पर 6 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस में छूट दे दी गई है। इसके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि मुल्क में ऑक्सीजन की जो मुमकिन कमी है उसको ख़त्म करने के लिए और ऑक्सीजन की बआसानी और सस्ते दामों दरामद के लिए इक़दाम उठाए जाएं, जिसके लिए FPR की जानिब से रेवेन्यू डिवीजन की हिदायत पर तमाम जो इक़दामात उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया उमैर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सेक्युलर रिवाइवल कमेटी चेयरमैन मियां लतीफ, को चेयरमैन सिकंदर आजम और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद की शिरकत। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में सेक्युलर रिवाइवल कमेटी चेयरमैन मियां लतीफ को चेयरमैन सिकंदर आजम और सदर चैम्बर कॉमर्स एहतशाम जावेद की शिरकत। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स की कायमा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे थे चेयरमैन मियां लतीफ़ और उनके साथ साथ इंजीनियर एहतशाम जावेद जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी शामिल थे। को चेयरपर्सन इस मीटिंग में राना सिकंदर आजम, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं। 2 बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी अभी रीशेड्यूलिंग बाकी है, उनकी रीशेड्यूलिंग मुकम्मल होने से क्या समारात हासिल हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। राना सिकंदर आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से कि उनकी रीशेड्यूलिंग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाकी हैं और उनके मुकम्मल होने से क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया शराज। ये देखें, लास्ट ईयर हमने ये बीड़ा उठाया था कि जो रीशेड्यूलिंग है मुख्तलिफ ऐसे सिक यूनिट्स जो सैकड़ों की तादाद में थे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकर साहब का, बहुत सारे मामला हमने हल कर लिए। आज लोकल जो 2 बड़े यूनिट हैं
ان کی ریوائول کے اوپر ہماری آج میٹنگ ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم نے اب رابطہ کر کے ان کی ری شیڈولنگ کروانی ہے. اور اس ری شیڈولنگ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تمام یونٹ جو پچھلے 10 سال سے بند پڑے تھے وہ سارے رننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں اور یہ ساری ایکسپورٹ بیس کوئی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو. دیکھیں آپ نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو پہلے جو ری شیڈول ہوئے ہیں وہاں تقریباً 50,000 لوگوں کو روزگار ملا ہے اور یہ دو روزگار ملا ہے. شراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بات کر لیں گے مرغیوں کے حوالے سے. مرغیوں میں بڑھتی رانی کھیت کی بیماری. محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ نے 83,000 سے زائد مرغیوں کو رانی کھیت کی ویکسینیشن لگا لی. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک چنیوٹ ڈاکٹر سہیل کا کہنا تھا کہ جانوروں اور پرندوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کوشاں ہیں. اس پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. جی آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، پولٹری فارمز میں رانی کھیت کی بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومتی ہدایات پر محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ انتظامیہ بھی متحرک دکھائی دیتی ہے اور پولٹری فارمز میں مرغیوں کو رانی کھیت کی ویکسین لگائی جا رہی ہے. کتنے جو مرغی خانے ہیں ان میں رجسٹرڈ کیے گئے ہیں اور کتنے جو پرندوں کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے، اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک چنیوٹ ڈاکٹر یوجن سہیل صاحب. سر بتائیے گا کہ اب تک کتنے جو پرندوں کو یہ ویکسین لگائی گئی؟ ہمارے ویسے تو جانوروں کے ساتھ ساتھ ہم جو مرغیوں کی جو ہمارا خاص طور پہ رورل جو پولٹری ہوتی ہے اس کو ہم ویکسین جو ہے نا نارملی کرتے رہتے ہیں، روٹین میں ہمارا چلتا رہتا ہے. یہ سکیجول ہمارا جو این ڈی وی کا یا رانی کھیت کا سکیجول ہوتا ہے یا ویکسین کا سارا سکیجول جو ہوتا ہے یہ ہمیں لاہور سے VRI کی طرف سے آتا ہے اور ڈسٹرکٹ میں ہر منتھ کے میں جو ہے نا اس کا شیڈیول ہوتا ہے. پورے پنجاب میں ایک شیڈیول بنتا ہے. اس کے مطابق ہمارے پاس ادھر جو ہے نا جو مارچ اپریل میں ہمارے پاس جو رانی کھیت کی ویکسین آئی ہے اور وہ ہم نے تقریباً جو ہے نا 80 to 90% جو ہے نا وہ جو پرندے ہیں ان کو ہم نے اناکولیشن اس کی کر دی ہے اور باقی جو ہے دوسری. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.